नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण आज एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में राजभाषा आयोग के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। राजभाषा को स्थापित करने के लिए राजभाषा आयोग की स्थापना हुई और उस आयोग की कई सारी जो बातें थीं हम उसकी चर्चा आज की कक्षा में करेंगे कि क्या था ये राजभाषा आयोग और क्या इसका प्रावधान रहा है। तो हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 344 के संदर्भ में राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बम्बई के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के 20 प्रतिनिधियों को समाहित किया गया। इस आयोग की पहली बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई। इस आयोग ने जुलाई 1956 में राष्ट्रपति के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा, जिसमें मुख्य बातें इस प्रकार थी। पहले, विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, किंतु शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन एवं दैनिक कार्यकलापों में विदेशी भाषा का व्यवहार अनुचित है। दूसरी ओर रखा, हिंदी ही भारत के लिए एक सुस्पष्ट भाषा माध्यम है। तीसरी बात रखी, सारे देश के माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हिंदी शिक्षण अनिवार्य करने की सिफारिश की गई, किंतु हिंदी भाषा क्षेत्रों में दूसरी दक्षिण भारतीय भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य रूप से दिया जाना आयोग को मान्य न हो। चौथी बात तो उस आयोग ने रखी, 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का उचित ज्ञान दिया जाए। पांचवी बात उन्होंने रखी, हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उचित प्रबंध किए जाएं। आगे कहा कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं में भी हिंदी भाषा को सामान्य माध्यम के रूप में अपनाया जाए। सातवां बिंदु उन्होंने रखा कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र की जाए और अधिक से अधिक देशज और लोकप्रिय शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दिया जाए। आठवां बिंदु उन्होंने रखा कि प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंतर्गत हिंदी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक किया जाए। ऐसा न करने पर दंड तथा निर्धारित स्तर से अधिक ज्ञान प्राप्त करने पर प्रोत्साहित किया जाए। जो ऐसा नहीं कर पाते उनके लिए दंड का प्रावधान हो और जो अधिक ज्ञान प्राप्त करें उन्हें प्रोत्साहन जरूर दिया जाना चाहिए। ये प्रावधान भी उन्होंने रखा। नौवां बिंदु उन्होंने रखा कि जनता से सीधा संपर्क रखने वाले विभागों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर बल देने के साथ हिंदी ज्ञान का स्तर भी निर्धारित किया जाए। 10वां बिंदु उन्होंने रखा, प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी की योग्यता एवं प्रश्न पत्र अनिवार्य किया जाए। साथ ही वैकल्पिक माध्यम रूप में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग भी किया जाए। 11वां बिंदु उन्होंने दिया कि संवैधानिक प्रकाशनों का अधिकाधिक हिंदी में प्रकाशित किए जाने पर बल दिया जाए। 12वां बिंदु उन्होंने कहा, राज्य एवं संघ सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी ज्ञान आवश्यक किया जाए तथा उन्हें इसके लिए पुरस्कार भी दिया जाए। 13वां बिंदु उन्होंने रखा कि संसद एवं विधान मंडलों की कार्यवाही में अधिकाधिक हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं को व्यवहार में लाया जाए। उसके बाद उन्होंने अगले बिंदु में बताया कि न्यायालय में अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं अथवा हिंदी को भी व्यवहार में लाया जाए। यानी ये प्रक्रिया थी कि जो हमारे यहाँ न्यायालय की जो प्रक्रिया थी वो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाएं और हिंदी का प्रयोग लाना ज़रूरी है। अगले बिंदु में उन्होंने कहा 15 में हिंदी के विकास एवं प्रचार में जुटी स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता की जाए। हिंदी का जो प्रचार कर रही है जो स्वैच्छिक संस्थाएं उनकी सहायता करनी चाहिए।
16वें बिंदु में उन्होंने कहा कि सब भाषाओं के लिए एक ही लिपि रखने की स्थिति में देवनागरी का प्रयोग हो तथा देवनागरी लिपि में सुधार की दिशा में सरकार कदम उठाए। उन्होंने कहा कि सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी होनी चाहिए, लेकिन कुछ दक्षिण भारतीय भाषाएं या ऐसी भाषाएं थी जिनके साथ देवनागरी लिपि की दिक्कत थी, तो उन्होंने कहा देवनागरी लिपि में सुधार के लिए कुछ कदम जरूर सरकार उठाने चाहिए। 17वां बिंदु उन्होंने रखा कि राजभाषा हिंदी के सफल उन्नयन का दायित्व केंद्रीय सरकार की किसी एक प्रशासकीय इकाई को सौंपा जाए। वो प्रशासकीय इकाई उसका प्रचार प्रसार करें, उसे आगे बढ़ाएं। 18वां बिंदु उन्होंने रखा कि संघ भाषा हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना की जाए, कि संघ की भाषा हिंदी और क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय अकादमी बनाई जाए और वो अकादमी उस अपने माध्यम से उसको आगे बढ़ाए, क्षेत्रीय भाषाओं को भी और हिंदी को भी। 19वां बिंदु उन्होंने रखा कि हिंदी अनुवाद की भाषा में अधिकाधिक एक रूपता रखने के लिए किसी केंद्रीय अभिकरण का निर्माण किया जाए। वो कहते हैं हिंदी की एक रूपता बनाए रखने के लिए एक ऐसा केंद्रीय अभिकरण बनाया जाए जो हिंदी की एक रूपता पर बल दें और उसकी एक रूपता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करता रहे और उसे आगे बढ़ाता रहे। अंतिम बिंदु उन्होंने जो दिया था 20वां, वो बिंदु इस प्रकार है कि भारत के भाषागत एवं सांस्कृतिक ढांचे में गहरी समानता लाने तथा भारत की विभिन्न भाषाओं के बीच की दूरी को कम करने के लिए बहुभाषिता के सिद्धांत पर अमल किया जाए तथा उसके लिए माध्यमिक स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धति में समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक समानता लाने के लिए ये जो भाषाओं के बीच की जो दूरी है उसको किसी भी रूप में समाप्त किया जाए और इसके लिए माध्यमिक स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में शिक्षा पद्धति की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि ये जो भाषाई जो दूरी है इस दूरी को समाप्त किया जा सके। ये दूरी समाप्त होगी और ये दूरी जब समाप्त होगी तो हिंदी और ज़्यादा समृद्ध होगी, हमारी भाषा और ज़्यादा समृद्ध होगी और जो भाषा को लेकर के जो विवाद थे ख़ास तौर से कि हिंदी की मान्यता को लेकर, हिंदी की राजभाषा को लेकर के, तो वो इन सब में को हटाने के लिए पूरे प्रयास किए गए कि हिंदी को किस रूप से प्रतिष्ठापित किया जाए। ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाए जो हिंदी के विकास में, हिंदी के उन्नयन में हमेशा लगी रहे। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो जिससे हिंदी और ज़्यादा समृद्ध हो। भाषाई आधार पर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को मिटाया जाए। देवनागरी लिपि में निरंतर सुधार किया जाए ताकि हम इससे आगे बढ़ पाएँ। धन्यवाद।